वैसे तो हमने पढ़ा कि पीपीसी की अजम्पशन में कि रिसोर्सेज में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, अजम्पशन थी। लेकिन मान लीजिए अगर रिसोर्सेज चेंज हो जाते हैं, रिसोर्सेज में चेंज हो जाता है, तो पीपीसी कर्व पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे मान लीजिए दो प्रोडक्ट हैं एक्स और वाई, दो गुड हैं एक्स और वाई, इन दोनों का प्रोडक्शन हो रहा है। अगर टेक्नोलॉजी हमारे पास इम्प्रूव हो गई और इस तरह इम्प्रूव हुई कि वो सिर्फ वाई के प्रोडक्शन को बढ़ा सकती है, एक्स के प्रोडक्शन को वो नहीं बढ़ा सकती। टेक्नोलॉजी वो सिर्फ वाई के लिए है, एक्स के लिए नहीं है। तो इफ़ टेक्निक इम्प्रूव फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई, तो अभी पीपीसी का मान लीजिए हमारा ये है, अगर वाई के प्रोडक्शन के लिए टेक्नोलॉजी बेहतर आ जाती है तो सिर्फ वाई का प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा फिर नहीं, फिर एक्स का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। तो फिर हमारा पीपीसी कर्व कुछ ऐसा बनेगा। ये मान लीजिए ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, ये इस टाइप से। प्रोडक्शन किसका बढ़ेगा, सिर्फ वाई का, सिर्फ वाई का बढ़ेगा, एक्स का कुछ नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे सिर्फ वाई का प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्स का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, एक्स का उतना ही रहेगा। प्रोडक्शन किसका बढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ वाई का, अगर सिर्फ गुड्स वाई के टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव हो जाती है। अब देखते हैं कि अगर मान लीजिए गुड्स एक्स टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ और वो टेक्नोलॉजी गुड्स एक्स के प्रोडक्शन को बढ़ा सकती है, गुड्स वाई के प्रोडक्शन को नहीं, तो उस पर फिर पीपीसी कर्व पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये गुड्स एक्स है और ये गुड्स वाई है मान लीजिए, तो एक्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा उस केस में, उस केस ये देखिए ये ऐसा। अगर सिर्फ गुड्स एक्स के टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होता है तो सिर्फ गुड्स एक्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा, गुड्स वाई का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। देखिए गुड्स एक्स का प्रोडक्शन बढ़ गया लेकिन गुड्स वाई का प्रोडक्शन सेम रह गया। तो ये है कि अगर हमारे रिसोर्सेज में चेंज आ जाता है तो फिर हमारा पीपीसी कर्व पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो आगे पीछे खिसक जाता है। अगर मान लीजिए कि दोनों के प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई, टेक्नोलॉजी ऐसे आ गई कि दोनों के प्रोडक्शन को बढ़ा सकती है, तो उस केस में पीपीसी कर्व पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये अभी मान लीजिए अभी पीपीसी कर्व हमारा ये है, अगर मान लीजिए दोनों एक्स और वाई दोनों के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है उस टेक्नोलॉजी से, तो फिर दोनों के प्रोडक्शन को बढ़ जाएंगे, दोनों के प्रोडक्शन बढ़ जाएंगे, तो दोनों के प्रोडक्शन के पीपीसी कर्व आगे खिसक जाएंगे। अगर एक का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो सिर्फ एक के लिए टेक्नोलॉजी बेहतर है तो सिर्फ एक का प्रोडक्शन बढ़ेगा, अगर दोनों के लिए टेक्नोलॉजी बेहतर है तो दोनों का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो पीपीसी का ऊपर से भी और नीचे से दोनों तरफ से आगे की ओर खिसक जाएगा। तो ये हमारे थे पीपीसी का के पॉइंट। अगर मान लीजिए ये अगर रिसोर्सेज हमारे बेहतर हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है, तो हमारा पीपीसी का आगे की ओर खिसकेगा, राइट वर्ड की ओर शिफ्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए टेक्नोलॉजी और बेकार हो गई, टेक्नोलॉजी अब पुरानी हो गई, ओल्ड हो गई, तो फिर पीपीसी का पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी पीपीसी का ये है, फिर पीपीसी का हमारा पीछे की ओर खिसकेगा, कहाँ जाएगा, पीछे की ओर, क्योंकि क्या हो गया, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होगी, टेक्नोलॉजी पुरानी होगी तो प्रोडक्शन का क्या होगा, कम होगा। पुरानी टेक्नोलॉजी होगी तो प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। तो पीपीसी का उसके बाद हमारा फिर पीछे की ओर खिसकेगा। अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है तो मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो पीपीसी का आगे की ओर खिसकेगा, राइट वर्ड जाएगा। अगर टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई, पुरानी हुई है, तो पीपीसी का हमारा लेफ्ट वर्ड यानी कि पीछे की ओर खिसकेगा। तो ये थे हमारे पीपीसी कर्व के पॉइंट्स। अगला टॉपिक है हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में आपने सीख लिया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में थोड़ा और देखते हैं, एक बार और देखें कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। एक बार आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताता हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखिए, इसका मतलब होता है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस
फिर कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट वर्ड, कॉस्ट ऑफ मतलब कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस, ये होता है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक एग्जांपल के जरिए, एक और एग्जांपल के जरिए देखते हैं। ये एक ज़मीन, एक लैंड का टुकड़ा, इस पे अगर आप वीट प्रोड्यूस करोगे तो मान लीजिए 10,000 टन वीट प्रोड्यूस हो सकता है। अगर आप इस पर राइस प्रोड्यूस करोगे तो 9,000 टन, अगर आप शुगर केन करोगे तो वो 8,000 टन हो जाएगा। तो अब आप इसमें सबसे बेस्ट चूज़ करोगे। इसमें सबसे बेस्ट क्या है? वीट की 10,000 टन यूनिट्स, तो इसको आपने चूज़ कर लिया। तो इस बेस्ट को चूज़ करने की आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रही? मतलब कि ये बेस्ट था, इसके नेक्स्ट बेस्ट क्या था? राइस की 9,000 टन, ये नेक्स्ट बेस्ट था। मतलब आपने बेस्ट को चूज़ करने के लिए नेक्स्ट बेस्ट को क्या कर दिया? सेक्रीफाइस कर। तो ये है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वीट की 10,000 टन सिलेक्ट करने के लिए आपने क्या किया? राइस के 9,000 टन प्रोडक्शन क्या कर दिया? सेक्रीफाइस कर दिया। तो इसका मतलब ये क्या है? हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइस की 9,000 टन, ये क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस, नेक्स्ट बेस्ट को क्या कर दिया? आपने सेक्रीफाइस कर दिया, तो इसको बोलेंगे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये था हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अब बात आती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब कि एडिशनल प्रोडक्शन करने के लिए एक प्रोडक्ट का एडिशनल प्रोडक्शन करने के लिए आपने दूसरे प्रोडक्ट की कितनी यूनिट को क्या कर दिया? सेक्रीफाइस कर दिया। तो जितनी यूनिट को आपने सेक्रीफाइस कर दिया उसे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए आप, गुड एक्स गुड वाई, एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स की एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए अपने गुड्स वाई की एक एडिशनल यूनिट को, गुड्स वाई की एक यूनिट को क्या कर दिया? सेक्रीफाइस कर दिया। तो यहाँ पे एक यूनिट क्या है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पिछले हमने पॉइंट्स जब पीपीसी कर रहे थे तो यहाँ पे हमने देखा था कि 20 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए इसकी 10 यूनिट को सेक्रीफाइस कर दिया। तो ये 10 यूनिट क्या है? इसको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कह सकते हैं। ये 10 यूनिट 30 20 30 इनको हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि एडिशनल को प्रोड्यूस करने के लिए जो सेक्रीफाइस की गई यूनिट्स हैं तो इनको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अगर मैं फॉर्मूला देखूं, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी 1 अपॉन में गेन ऑफ आउटपुट ऑफ अपॉर्चुनिटी 2। अपॉर्चुनिटी 1 में कितना लॉस हुआ आउटपुट का, अपॉन में अपॉर्चुनिटी 2 में कितने आउटपुट का गेन हुआ। मान लीजिए गुड वाई गुड एक्स, दो गुड हैं, ये अपॉर्चुनिटी 1 है, गुड्स वाई को मैंने अपॉर्चुनिटी 1 ले लिया और इसको अपॉर्चुनिटी 2 ले लिया। गुड्स वाई में कितना लॉस हुआ? कितने आउटपुट का लॉस हुआ? एक आउटपुट का, अपॉन में अपॉर्चुनिटी 2 यानी गुड्स एक्स में कितने का गेन हुआ, कितने का फ़ायदा हुआ। इसकी एक यूनिट को सेक्रीफाइस करने के बाद इसमें कितने का फ़ायदा हुआ? एक यूनिट का, तो 1/1। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रेशियो क्या बना? 1/1/1। मतलब एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, एक गुड्स एक्स की एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए मैं गुड वाई की एक यूनिट को क्या कर रहा हूँ? सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। ऐसे दूसरे बी में देखते हैं। इसमें एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए इसकी कितनी यूनिट को सेक्रीफाइस किया? 2 यूनिट को, तो यानी कि 2/1। इसमें कितने का लॉस हुआ था? 2 का, अपॉन में गेन कितने का हुआ? 1 का। तो एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे एक्स की एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए वाई की 2 यूनिट को क्या करना पड़ रहा है? सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो इसे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। ऐसे इसमें एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए एक्स की मुझे तीन गुड्स वाई की 3 यूनिट को क्या करना पड़ रहा है? सेक्रीफाइस। ऐसे इसका
एक एक्स की एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे 4 यूनिट्स वाई की सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है। ये हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम अपॉर्चुनिटी 1 टू अपॉर्चुनिटी 2। अगर मैं गुड्स वाई के रिसोर्सेज को गुड्स एक्स में भी शिफ्ट कर दूँ तो इसकी एक एडिशनल यूनिट को बनाने के लिए मुझे गुड्स वाई की कितनी यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ जाएगा, और जितनी यूनिट को मैं सेक्रीफाइस करूँगा वो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। एक्स की एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए वाई की कितनी यूनिट्स को मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये था हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एक और नाम से जानते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये दोनों एक ही चीज़ है। अगला टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक सिस्टम। ये देखिए इकोनॉमिक सिस्टम, यहाँ पे 3 टाइप में बांटा गया इकोनॉमिक सिस्टम को। इकोनॉमी यहाँ पे 3 टाइप की, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक मिक्स्ड इकोनॉमी। अब कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है ये देखते हैं। पहला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक तरह से फ्री इकोनॉमी होती है जिसमें जो मेजर डिसीजंस हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के 3 प्रॉब्लम्स हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस। ये सारे डिसीजन ये इकोनॉमी खुद लेती है बिना गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के। मतलब गवर्नमेंट के इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, ये फ्रीली डिसीजन ले सकती है कि क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। तो फ्री है ये डिसीजन लेने में, और मेनली ये अपने प्रॉफिट पर्पस से काम करती हैं। इनका मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, सोशल वेलफेयर करना नहीं होता। तो आसानी, मतलब गवर्नमेंट का कोई इसमें रोल नहीं होता, गवर्नमेंट इसमें इंटरफेरेंस नहीं करती कि आपने ये क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप ऐसे क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता। ये इकॉनमी फ्री होती है, जो चाहे डिसीज़न ले सकते हैं। तो फ्री इकॉनमी होती है ये, फ्री टू टेक डिसीजन अबाउट व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। आराम से डिसीजन ले सकते हैं, फ्री। नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस फाउंड, इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। इधर से कैपिटलिस्ट इकॉनमी, इधर से प्राइवेट इकॉनमी होती है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। मेन पर्पस होता है प्राइवेट इकॉनमी यानी कि कैपिटलिस्ट इकॉनमी का प्रॉफिट कमाना। इनका मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। तो ये हमारी कैपिटलिस्ट इकॉनमी। ये एक तरह से प्राइवेट इकॉनमी होती है, फ्री इकॉनमी। क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, डिसीजन ये खुद लेंगे, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। मेन पर्पस इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। नेक्स्ट इकॉनमी हमारी सोशलिस्ट इकॉनमी। सोशलिस्ट इकॉनमी मतलब कि गवर्नमेंट की इकॉनमी, मतलब इसमें गवर्नमेंट काम करेगी, ये प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर काम नहीं करता। मतलब सारे डिसीजन कि क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, कैसे बनाना है, कब बनाना है, किसके लिए बनाना है, सारे डिसीजन गवर्नमेंट अथॉरिटी खुद लेगी। इसके डिसीजन मार्केट पे नहीं छोड़े जा सकते, इसकी डिसीजन गवर्नमेंट खुद लेगी। क्योंकि अगर सारे डिसीजन प्राइवेट सेक्टर ने कैपिटलिस्ट इकॉनमी को दे दिए तो वो तो सिर्फ अपना प्रॉफिट को देखेंगी, वो मतलब समाज के लिए तो कुछ करेंगे नहीं। वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए सामान बनाएंगे, महंगे महंगे सामान बनाएंगे ताकि उनको ज़्यादा फ़ायदा हो। मतलब कि सोशल वेलफेयर तो वो करेंगे नहीं, समाज के लिए, गरीब लोगों के लिए सामान बनाएंगे ही नहीं ताकि गरीब ऐसा सामान बनाए जिससे गरीब लोग भी खरीद सकें। तो वो सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में देखेंगी। तो इसलिए गवर्नमेंट सोशलिस्ट इकॉनमी लाती है बीच में कि इसमें, इस इकॉनमी में सारे डिसीजन गवर्नमेंट खुद लेगी, और गवर्नमेंट ज़्यादातर इसमें काम करती है सोशल वेलफेयर के लिए, समाज की भलाई के लिए काम करती है। और पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल होता है इसके अंदर, गवर्नमेंट का पूरा इंटरफेरेंस होता है इसके अंदर। इसका पर्पस होता है सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना, ना कि नेट प्रॉफिट को। प्रॉफिट कमाना इसका मेन पर्पस नहीं होता। सोशल वेलफेयर, समाज की भलाई करना क्या होता है इसका मेन पर्पस। तो सोशलिस्ट इकॉनमी गवर्नमेंट इकॉनमी, इसमें प्राइवेट पब्लिक सेक्टर काम करता है, और कैपिटलिस्ट में प्राइवेट सेक्टर। मिक्स्ड इकॉनमी इन दोनों का मिक्स होता है, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का। डिसीजन तो कैपिटलिस्ट इकॉनमी लेगी, किस चीज़ के डिसीजन, कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सारे डिसीजन कैपिटलिस्ट इकॉनमी लेगी। बट गवर्नमेंट का भी कंट्रोल रहेगा, गवर्नमेंट का भी पूरा कंट्रोल रहेगा कि कैपिटलिस्ट इकॉनमी क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है, सिर्फ अमीरों के लिए सोच रही है या फिर गरीबों के लिए भी कुछ सोच रही है, नहीं सोच रही। मतलब गवर्नमेंट का भी इस पर कंट्रोल रहेगा। तो मिक्सचर ऑफ बोथ इकॉनमी,
ऑल डिसीजन टेकन बाय मार्केट बट गवर्नमेंट हैज़ कंट्रोल ऑन इट। इसका पर्पस दोनों होता है, प्रॉफिट कमाना भी होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी का पर्पस प्रॉफिट कमाना भी होगा और सोशल वेलफेयर करना, समाज की भलाई के लिए भी काम करना है और प्रॉफिट भी कमाना है इसका पर्पस। तो ये 3 टाइप की इकोनॉमिक्स, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी।